नमस्कार। अभी तक हमने जाति प्रथा की परिभाषाएँ, उसकी उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत, उन सब के बारे में बात करी थी। अब जब हम जाति को पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो उसका एक प्रकार्यात्मक पक्ष भी है। जाति, जब हम समाजशास्त्र में इसका अध्ययन करते हैं तो समाजशास्त्र में क्या है उसका अध्ययन करना महत्वपूर्ण है, न कि क्या होना चाहिए। बहुत सारी समस्याएं जाति प्रथा को लेके आजकल के समाज में उत्पन्न हुई हैं, जिनको समझने के लिए पहले हमें जानना ज़रूरी है कि जाति प्रथा का प्रकार्यात्मक पहलू क्या है, जाति क्या फंक्शन कर रही है। हर किसी भी संस्था को समझने के लिए हमें उसकी फंक्शनल एस्पेक्ट को समझना पड़ता है। फंक्शनल एस्पेक्ट क्या होती है कि कोई भी संस्था समाज या समुदाय के स्थायी रहने में क्या योगदान दे रही है, वो उसके व्यवस्था बनाए रखने में क्या योगदान दे रही है। तो इसको समझने के लिए ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि जाति प्रथा किस प्रकार से उसमें एक संरक्षक शक्ति देखने को मिलती है। इसके लिए हमें जाति प्रथा का वैज्ञानिक अध्ययन करना पड़ेगा और उसका मूल्यांकन और विवेचन करना पड़ेगा। अब पहले जानना ज़रूरी है कि ट्रेडिशनल जो फंक्शंस हैं कास्ट के, या परंपरागत प्रकार्य या भूमिका या लाभ क्या क्या हैं। फिर हम जानेंगे कि उसकी हानियाँ क्या हैं, इसके दुष्प्रकार्य क्या हैं। ये सब समझने के बाद हम जाति व्यवस्था को पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। विल्सन ने व्यक्ति के जन्म के प्रथम दिन से लेकर मृत्यु तक अपने समस्त कार्यों पर जाति प्रथा के नियंत्रण को उत्तम ढंग से समझाया है। आपने लिखा है कि जाति का प्रभाव व्यक्ति के जीवन के समस्त संबंधों और घटनाओं पर होता है। इसका प्रतिबंध जीवन के भूत और भविष्य दोनों पर होता है। जाति प्रथा ही यह निश्चय करती है कि किस प्रकार का खाना खाया जाएगा, किसके साथ बैठकर खाया जाएगा, किसके साथ हाथ का पानी पिया जाएगा, किस प्रकार का कपड़ा पहना जाएगा। जाति के अनुसार ही हम मांसाहारी भोजन या शाकाहारी भोजन या फलाहारी भोजन ज़्यादा लेते हैं। इसी तरह से किस प्रकार हर एक प्रकार की जाति की विशेष वेशभूषा होती है, वो अलग अलग तरह से अपने कपड़े पहनते हैं। किस तरह के आभूषणों का प्रयोग किया जाएगा और सामाजिक सहवास के विभिन्न पहलुओं में भागीदार बनेगा। अपने सदस्य के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित जाति के निम्नलिखित जो प्रकारें हैं वो हम बताएंगे। सबसे पहला कि सामाजिक स्थिति को निश्चित करती है। इट डिटरमिन्स द सोशल स्टेटस ऑफ अ पर्सन। जाति जन्म से ही अपने सदस्य की सामाजिक स्थिति को निश्चित करती है, जिसे न संपत्ति, न दरिद्रता, न सफलता, न किसी प्रकार की विपदा ही हटा सकती है, जब तक कि वह जाति के किसी नियम को स्वयं नहीं तोड़ता। यानी कि संक्षेप में, एक बार ब्राह्मण या शूद्र के परिवार में जन्म लेने पर ही व्यक्ति आजीवन ब्राह्मण या शूद्र कहलाया जाएगा। इसका प्रमुख कारण ये है कि जाति की सदस्यता मुख्यतः जन्म पर आधारित है और जन्म के आधार पर बदला नहीं जा सकता। एक व्यक्ति जिस परिवार में जन्म लेता है उसी के अनुसार उसका सामाजिक स्थिति स्वतः ही जाति के द्वारा निर्धारित की जाती है। ये सच है कि आधुनिक समय में सामाजिक स्थिति को निश्चित करने के लिए जाति के का हाथ निकल चुका है और शिक्षा, धन, सत्ता आदि व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को निश्चित करते हैं। लेकिन ग्रामीण समुदाय में आज भी ये कार्य उल्लेखनीय है, क्योंकि इन समुदायों में जाति का महत्व आज भी कायम है, यद्यपि इसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य जाति का है वो है मानसिक सुरक्षा प्रदान करना, टू प्रोवाइड साइकिक सिक्योरिटी। जाति प्रत्येक व्यक्ति का पद उसके कार्य को जन्म से ही निश्चित करके अपने सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। प्रत्येक व्यक्ति पहले से ही ये जानता है कि किस समूह में उसे विवाह करना है, उसे किस प्रकार के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यों में भाग लेना है।
एट्सेट्रा। और इसी कारण से उसे अपने रोल्स, परिस्थिति और भूमिका का बोध होता है। इन सब मामलों में उसे अपना मार्ग निश्चित करने के मानसिक झंझट में नहीं पड़ना पड़ता। इस दृष्टिकोण से व्यक्ति को मानसिक सुरक्षा प्रदान करना जाति प्रथा का एक प्रमुख कार्य है। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है पेशों का निर्णय, यानी कि फिक्सेशन ऑफ ऑक्यूपेशंस। प्रत्येक जाति का पेशा जन्म से ही निश्चित हो जाता है और बचपन से ही उस पेशे के पर्यावरण में पलने के कारण उसके विषय में व्यक्ति को स्वतः ही सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे बढ़ई है या मुची है या माली है, उनके बच्चे जो हैं बचपन से ही वो कार्य देखते हुए आ रहे हैं, इसलिए उनको उस काम की बारीकी की जो समझ होती है वो अन्य लोगों को इतनी नहीं हो पाती। इस प्रकार पेशे के संबंध में व्यक्ति का जीवन एक निश्चित दिशा की ओर आगे बढ़ता है और बिना किसी प्रयत्न के ही वह अपने परंपरागत पेशे में निपुण हो जाता है। चौथा महत्वपूर्ण कार्य है जीवन साथी का चुनाव, यानी कि चूजिंग ऑफ मेट्स। जाति के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह देखने को मिलते हैं। जाति का विवाह संबंधी कार्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जाति इस बात का निर्णय करती है कि एक व्यक्ति को किस समूह में विवाह करना है, विवाह के संबंध में किन किन प्रतिबंधों का उसे पालन करना है, किसके साथ वह विवाह कर सकता है और किसके साथ नहीं कर सकता है। निषेध भी स्पष्ट हैं। इन विषयों में जाति का निर्णय अंतिम है और इसमें व्यक्तिगत इच्छा या अनिच्छा का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता। यद्यपि यह अब अंतर्जातीय विवाह को समस्त वैधानिक अड़चनें दूर हो चुकी हैं, फिर भी इस प्रकार के विवाहों की संख्या बहुत ही कम है और आज भी जीवन साथी के चुनाव के संबंध में जाति महत्वपूर्ण योगदान देती है। हम देखते हैं खाप पंचायत किस प्रकार से जातीय प्रतिबंध लगाती हैं किसी अन्य जाति के लोगों से विवाह करने में। तो जैसा कि उदाहरण के तौर पर हरियाणा में बहुत प्रचलित है खाप पंचायतें, और ये न सिर्फ हरियाणा बल्कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत सभी प्रदेशों में हमें ये एक प्रतिबंध, विवाह संबंधी प्रतिबंध देखने को मिलता है। पांचवी जो महत्वपूर्ण प्रकार है, जो फंक्शन है जाति का, वो है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी। जाति प्रथा अपने सदस्यों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। पहले सदस्यों के जीवन में किसी प्रकार की विपत्ति आने पर जाति अपने जातीय संगठन या जाति पंचायत द्वारा उनकी सहायता करती थी। यहाँ तक कि वह दाह क्रिया तक का प्रबंध कर देती थी। लेकिन अभी आजकल के समय में राज्य द्वारा आयोजित और नियंत्रित सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाओं के बन जाने के फलस्वरूप समय की इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की एक विशेषता ये है कि इन्हें किसी भी विशेष जाति के लाभ के लिए नहीं बनाया जाता, बल्कि समाज के सभी सदस्यों को ये इन योजनाओं का लाभ मिलता है। इस कारण सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का जातीय कार्य अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा है। छठा जो कार्य है वो है व्यवहारों पर नियंत्रण, यानी कि कंट्रोल ओवर बिहेवियर। प्रत्येक जाति के अपने नियम और प्रतिबंध होते हैं। इन नियमों और प्रतिबंधों के द्वारा जाति अपने सदस्यों के व्यवहारों पर नियंत्रण करती है। जाति उसे यह बताती है कि उसे किन किन संस्कारों को मानना है, किसके साथ सामाजिक दूरी बरतनी है, किन लोगों के साथ बैठकर खा पी सकते हैं और किन लोगों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। इस रूप में जाति का नियंत्रण व्यक्ति के जीवन से संबंधित सभी क्षेत्रों में होता है। संक्षेप में अगर मजूमदार और मदन और मजूमदार के शब्दों में बोले तो एक स्थायी वातावरण या अवस्था के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जाति व्यक्ति की प्रतिरक्षा की प्रमुख व्यवस्था है, जो कि उसकी परिवर्तनशील क्षमताओं पर आधारित नहीं है। अब जाति के मेरिट्स क्या हैं या जाति की प्रकार्य लाभ और भूमिका क्या है।
जाति न केवल व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कार्यों को ही करती है, बल्कि जातीय समुदाय से संबंधित अनेक कार्यों को भी करती है। ये समुदाय के लिए, अभी हमने व्यक्तिगत कार्यों की बात करी थी, अब समुदाय पर जाति का प्रकार्यात्मक प्रभाव क्या है, फंक्शनल किस प्रकार है जाति, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला, धार्मिक भावनाओं की रक्षा या मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस आइडियाज़। व्यक्ति के धार्मिक जीवन पर जाति का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। प्रत्येक जाति की अपनी धार्मिक विधियां होती हैं जिनकी वह जाति रक्षा करती है। कुछ विद्वानों ने यह भी देखने का प्रयत्न किया है कि अलग अलग जाति के कुछ अलग अलग देवी देवता भी होते हैं। देसाई ने के शब्दों में ये जाति है जो जनता के धार्मिक जीवन में अपने सदस्यों की स्थिति को निश्चित करती है। हटन के अनुसार धार्मिक क्षेत्र में बदलते हुए नैतिक आदर्शों या जनमत के झुकाव के अनुसार जाति सामाजिक व धार्मिक व्यवहार विधानों को परिवर्तित कर सकती है और सुधार करती है। दूसरा प्रकार समुदाय के संदर्भ में कहें तो रक्त की शुद्धता को बनाए रखना, टू मेंटेन प्योरिटी ऑफ ब्लड। जाति विवाह संबंधी निषेधों द्वारा जाति के रक्त की शुद्धता को बनाए रखने में सहायक होती है। यद्यपि रक्त की शुद्धता की धारणा का आज कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, फिर भी जाति के अपने दृष्टिकोण से अपने से भिन्न जातियों, विशेषकर नीचे की जातियों के साथ सम्मिश्रण से बचने के लिए जाति प्रथा एक उत्तम व्यवस्था है। इसमें हम अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह को देख सकते हैं। अनुलोम विवाह जो है वो प्रचलित है और प्रतिलोम विवाह सामान्यतः उसको सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिली हुई है। तीसरा, संस्कृति की रक्षा, सेफगार्डिंग द कल्चर ऑफ सोसाइटी। हटन का मानना है कि प्रत्येक जाति की अपनी एक निजी शिक्षा पद्धति, ज्ञान, कुशलता, व्यवहार करने की विधि आदि, जिसे हम संस्कृति कहते हैं, होती है। प्रत्येक जाति में यह सब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित रहता है, क्योंकि एक जाति के वयस्क सदस्य अपने नए सदस्यों को ये सब सिखा देते हैं। इस प्रकार जाति अपनी संस्कृति को स्थिर बनाए रखती है। चौथा जो प्रकार्य है वो है सामाजिक स्थिति प्रदान करना, यानी कि सोशल स्टेटस ग्रांट करना। प्रत्येक जाति अपने समुदाय के लिए एक निश्चित सामाजिक स्थिति को निर्धारित करती है, जिसके अनुसार जातीय संस्तरण या हायरार्की में प्रत्येक की स्थिति निश्चित होती है। साथ ही सामुदायिक प्रयत्न और आंदोलन के एक सामान्य संगठन के निर्माण के द्वारा जाति अपने सदस्यों की स्थिति को उन्नत करने में भी सहायक होती है। अभी हमने एक तरफ जहां हमने व्यक्तिगत प्रकार्य देखे, दूसरी तरफ हमने सामुदायिक प्रकार्य देखे, तीसरा है सामाजिक प्रकार्य। जाति के सामाजिक प्रकार्य या लाभ या भूमिका क्या है। जाति व्यक्ति के लिए या अपने जातीय समुदाय के लिए ही कार्य नहीं करती, बल्कि समस्त हिंदू समाज के लिए भी अनेक कार्य को करती है। इनमें से प्रमुख हैं, सबसे पहला समाज के विकास और संरक्षा में सहायता करना, हेल्पिंग इन द डेवलपमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सोसाइटी। जाति प्रथा ने हिंदू समाज के विकास और संरक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण योग दिया है। सामाजिक दृष्टिकोण से हिंदू समाज के अंतर्गत विभिन्न समुदायों को एक सूत्र में बांधने का यह कार्य जाति प्रथा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। फर्नीवाल ने भारत को एक ऐसे देश का असाधारण दृष्टांत माना है जहां एक बहु समाज या प्लूरल सोसाइटी स्थिर रह सका है। अत्यंत प्राचीन काल से ही भारत में अनेक प्रजातियां जैसे शक, हून, मंगोल जातियां, आक्रमणकारी जातियां आती रही थीं। भारत इन विभिन्न प्रजातियों की संस्कृतियों में समन्वय करता रहा है और वे हिंदू समाज का एक अंग बन गई हैं। अनेक जनजातियां जैसे थारू, गोंड, भील, संथाल,
ये सब हिंदू भारत को एक ऐसे देश का असाधारण दृष्टांत माना है जहाँ एक बहु समाज स्थिर हो सका है। पूर्ण रूप से अगर हम देखें तो विभिन्न धार्मिक संप्रदायों को भी लीजिए तो भी जैन, सिख, कबीरपंथी आदि भी हिंदू समाज के अंग ही प्रतीत होने लग गए हैं, क्योंकि उनमें भी किसी प्रकार की जाति व्यवस्था दिखने लग गई है। इन विभिन्न भिन्नताओं के बीच में भी हिंदू समाज जाति प्रथा के कारण ही एक समाज के रूप में सुदृढ़ है। जाति प्रथा अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में एक विशाल देश में निवास करने वाले विभिन्न विचार, विभिन्न धार्मिक विश्वास, रीति रिवाज और परंपरा रखने वाले विविध वर्गों को एक सूत्र में पिरोने का सफलतम प्रयास था। इस सत्य को हटन ने भी स्वीकार किया था। उन्होंने लिखा था कि जाति प्रथा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, जो कि उसे एक अद्वितीय संस्था बना देता है, वह ये रहा है कि यह भारतीय समाज को अखंड बनाती है और विभिन्न प्रतिद्वंदी समूहों को एक समुदाय में जोड़ती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जाति प्रथा ने हिंदू समाज के विकास और संरक्षा में अत्यधिक योगदान दिया है। दूसरा सामाजिक प्रकार है राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाए रखना। सामाजिक दृष्टिकोण से जाति प्रथा का एक दूसरा प्रमुख कार्य देश की राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखना है। भारत पर विभिन्न समयों में विदेशियों के आक्रमण हुए। मुस्लिम्स, अंग्रेज़ों ने आधुनिक समय में इसके उत्तम उदाहरण हैं, लेकिन जाति प्रथा ने भारतीय समाज और राजनीतिक संगठन को ही नहीं बल्कि इसकी संस्कृति को भी नष्ट होने से बचाया। मिस्र, ईरान आदि देशों में भी इस्लाम के पूर्ण विजय पाई, उनकी संस्कृति आदि को नष्ट करके उन्हें अपने सांचे में डाला, पर भारत में ऐसी परिस्थिति केवल जाति प्रथा के कारण ही नहीं आई। इससे ये एक प्रबल ढाल का काम किया और हिंदू समाज के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन को नष्ट भ्रष्ट होने से बचाया। आज भी ग्रामीण समुदायों में जाति राजनीतिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित करती है और जाति अहमवाद या ईगो अधिक प्रबल होता है और इस कारण से वहाँ के लोग राजनीतिक व्यवहार में भी जाति द्वारा प्रभावित होते हैं। हम राजस्थान में भी देख सकते हैं किस प्रकार से, इवन अपने कॉलेज के इलेक्शंस में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से जातीय समीकरण जो है वो राजनीतिक जो हमारे पर्यावरण है उसको प्रभावित करता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण सामाजिक प्रकार्य है जो जाति का है, वो है कि इससे सरल श्रम विभाजन की व्यवस्था आती है। ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हटन ने जाति प्रथा की इस एक उपयोगिता ये भी लिखी है कि जाति प्रथा के कारण समाज के सब कार्य, शिक्षा से लेकर सफाई तक, गृहस्थी के कार्य से लेकर सरकारी कार्य तक सुचारू रूप से चलते हैं और ये सभी कार्य धार्मिक विश्वास या कर्म की धारणा के आधार पर किए जाते हैं। प्रत्येक जाति के सदस्यों में ये दृढ़ विश्वास होता है कि पूर्व जन्मों में के कार्यों के अनुसार ही उन्हें इस जन्म में विशिष्ट प्रकार या परिवार का और कार्य मिला है। इस कारण उस कार्य को करना उसका कर्तव्य है। इसलिए गंदे से गंदे कार्य को या निम्न से निम्न निर्योग्यता को भी बिना किसी संकोच या दुख से स्वीकार कर लिया जाता है। केवल इतना ही नहीं, सामाजिक दृष्टिकोण से इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी कर्म की धारणा के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति दूसरे जन्म में अधिक अच्छे कुल या स्थिति को प्राप्त करने की अभिलाषा से इस जन्म में समाज द्वारा मान्य समस्त कार्यों को करने का प्रयत्न करता है। इससे एक और सामाजिक एकता और संगठन विभिन्न सामाजिक समूहों के में बिना किसी लड़ाई झगड़े के निरंतर बना रहता है। चौथा प्रकार्य है सुप्रजनन की शुद्धता को बनाए रखना या
मेंटेनिंग ऑफ प्योर लाइन ऑफ जेनेटिक्स। सेड्विक के मतानुसार जाति प्रथा के आधार पर अंतर्विवाह प्रथा से प्रजनन रक्त की शुद्धता बनी रहती है, क्योंकि इससे बाहर के समूह के अनुसंक्रमणीय दोष नहीं आ पाते। लेकिन हमारे लिए भी सेज़निक के कथन से सहमत होना कठिन होगा, क्योंकि विभिन्न जातियों के बीच विवाह होने से वंशानुसंक्रमणी दोष उत्पन्न होता है। इसका आज कोई वैज्ञानिक आधार और तर्क नहीं मिलता। इस संदर्भ में मदन और मजूमदार ने जाति प्रथा के अन्य मौन कार्य या साइलेंट फंक्शंस का उल्लेख किया है। हिंदू परिवार में लड़के का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि उसके बिना परिवार की निरंतरता और पूर्वजों की शांति, तर्पण, पिंडदान इत्यादि संभव नहीं है। ये देखा गया है कि अंतर्विवाह से लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का जन्म अधिक होता है। इस प्रकार जाति प्रथा ने हिंदुओं की हजारों पीढ़ियों को मानसिक शांति प्रदान करी है। पांचवा जो वो प्रकार्य है समाज के लिए, वो है समाजवादी ढांचे का आधार बन जाता है जाति, या ये सोशलिस्ट स्ट्रक्चर का आधार है। डॉक्टर भगवान दास ने जाति प्रथा को प्राचीन काल का सुपरीक्षित वैज्ञानिक समाजवाद मानते हुए कहा है कि ये साइंटिफिक सोशलिज्म को जन्म देता है। सिडनी लॉ ने स्पष्ट लिखा है कि जाति प्रथा प्रत्येक व्यक्ति को समाज में उसका स्थान, कार्य, पेशा तथा मित्र मंडली प्रदान करती है। ये प्रारंभ से ही उसे एक सामुदायिक संस्था का सदस्य बनाती है। जीवन भर सामाजिक ईर्ष्या और अपूर्ण आकांक्षाओं की व्याधि से उसकी रक्षा करती है। हिंदुओं के लिए जातीय संगठन उसका क्लब, उसका ट्रेड यूनियन, उसे लाभ पहुंचाने वाली तथा उसका उपकार करने वाली संस्था है। और आखिरी फंक्शन जो है वो है शिक्षा देना, यानी कि इम्पार्टिंग ऑफ एजुकेशन, क्योंकि जाति विभिन्न व्यवसाय से जुड़ी हुई है, तो व्यवसाय से जुड़ी हुई शिक्षा जो है जाति के अंतर्गत ही दी जाती है। जाति व्यक्ति की, विशेषकर ग्रामीण व्यक्ति की शिक्षा के प्रति मनोवृत्ति को निश्चित करती है और उसे किस प्रकार की शिक्षा मिलेगी यह भी स्थिर करती है। इस प्रकार ब्राह्मण की शिक्षा का आधार धर्म, बनियों के संस्थान का आधार व्यापार होता है। इस संबंध में जाति प्रथा का एक व्यवहारिक लाभ ये है कि इसमें विभिन्न शिल्पकला और दस्तकारियाँ प्रत्येक जातीय परिवार में सुरक्षित रहती हैं और अपने परिवार में ही एक व्यक्ति इनको बहुत ही सरलता से सीख लेता है, बचपन से सीख लेता है। जाति के ये सारे जो कार्य हैं, इनकी विवेचना से स्पष्ट है कि जाति प्रथा ने हिंदू समाज के विकास और संरक्षा में आध्यात्मिक योगदान दिया है। सामाजिक व्यवस्था को सुसंगठित करने के लिए और विभिन्न समुदायों को एकता सूत्र में बांधने के लिए जाति में दान को अस्वीकार नहीं किया के योगदान को नहीं अस्वीकार नहीं किया जा सकता। वास्तव में वर्ण व्यवस्था को, जो कि जाति प्रथा का ही प्रारंभिक रूप है, सामाजिक संगठन व सुव्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से ही चालू किया गया था। इस व्यवस्था का प्रमुख लक्ष्य भारत के विभिन्न सांस्कृतिक समूहों को एक सामान्य संगठन के अंतर्गत लाना था, ताकि उनमें पारस्परिक प्रतिस्पर्धा तथा शक्ति के लिए संघर्ष कम से कम हो और समाज में संगठन और सुव्यवस्था को स्थिर रखना संभव हो। धार्मिक धारणाओं के आधार मानकर समाज में सरल श्रम विभाजन की व्यवस्था करना तथा विभिन्न जातियों में के अधिकार और कर्तव्यों को निश्चित करके संस्कृति की रक्षा करना भी इसका एक उद्देश्य था। इस उद्देश्य की पूर्ति अनेक दिनों तक होती रही और उसी के फलस्वरूप भारत का स्थान उस समय के श्रेष्ठतम देशों में था, जबकि सारा यूरोप बर्बरता के स्तर पर निवास करता था। लेकिन कालांतर में इन
उद्देश्यों से बनाई गई जाति और वर्ण व्यवस्था में अनेक दोष उत्पन्न हुए और जिसका आज हमें कटु रूप देखने को मिलता है। यही कारण है कि आज लोग खुले तौर पर इस प्रथा की निंदा करते हैं और इससे छुटकारा पाने का प्रयास सचेत रूप से करते हैं। इसका प्रमुख कारण यही है कि आज जाति व्यवस्था हमें इन लाभों को देने के में असफल रही है जिनके लिए इसका विकास हुआ था। अब जाति के कुछ डिसफंक्शंस भी हैं, कुछ निर्योग्यताएं या हानियां भी हैं जो अगर हम देखें कि सबसे पहला है आर्थिक दृष्टिकोण से इसकी क्या क्या हानियां हैं। इसमें श्रमिकों की गतिशीलता में बाधक है, श्रमिकों की कुशलता में बाधक है, आर्थिक विकास में बाधक है, कृषि की उत्पत्ति में बाधक है। दूसरे स्तर पर अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो उसकी ये जो हानियां हैं वो इस प्रकार से हैं कि ये राजनीतिक एकता में बाधा प्रदान करती है, राष्ट्रीयता की भावना नेशनलिज्म की भावना में बाधक है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये संस्कृति की उन्नति में बाधक है और अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो हमें उच्च जातियों की तानाशाही देखने को मिलती है। धर्म परिवर्तन जो है इस कारण से होता चला जा रहा है क्योंकि निम्न जातियों के जो समुदाय हैं उनको इस समाज में वो इज्जत या सम्मान नहीं मिलता जो उन्हें अन्य धर्म प्रदान करते हैं। जैसे बहुत सारे जाति के निम्न स्तर के कारण जो जैन धर्म में कन्वर्जन्स हुए थे या बौद्ध धर्म में कन्वर्जन्स हुए थे या मुस्लिम या ईसाई धर्म में भी कन्वर्जन्स हुए थे, वो इसी के प्रमुख दोष के कारण हुए थे। फिर जाति में हमें अनटचेबिलिटी देखने को मिलती है, अस्पृश्यता जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली अमान्य है, अवैध है, फिर भी हमें आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी पैमाने पर वो देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ जाति में स्त्रियों की स्थिति दयनीय है, दशा गिरी हुई है और ये बहुत अन्य सामाजिक समस्याओं को भी जन्म देती है, जैसे कुलीन विवाह परंपरा, वरमूल्य प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह पर रोक आदि। ये सारी बहुत सारी समस्याएं हैं जो किसी जाति विशेष में हमें अधिक देखने को मिलती हैं और ये मनुष्य किसी भी व्यक्ति के प्रगति में बाधक देखने को मिली है। इसलिए जाति के जहाँ हमें प्रकार्य देखने को मिलते हैं वहाँ इसकी लिमिटेशंस भी हैं, वहाँ इसके अप्रकार्य भी हैं जो समाज को संगठित करने में कहीं ना कहीं अपना योगदान भी देते हैं और इसके विघटन में भी एक अहम रोल वो करते हैं, प्ले करते हैं। तो आज हमने जाति प्रथा का जो प्रकार्य है उसको प्रकार्य और अप्रकार्य को देखा। धन्यवाद।